हाय प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का कैन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टूडेंट्स, कैन स्टडी में आप लोगों को आज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व किया जाएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में जो अभ्यास प्रश्न है, एनसीईआरटी में जो अभ्यास प्रश्न है उसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट्स, वो क्या है कि 2PbO कह रहा है 2PbO प्लस, ठीक है, 2PbO प्लस कार्बन यानी कि C, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन। इसके बाद आगे दे दिया है बच्चों 2PbCO2, दे दिया 2Pb प्लस CO2। अब हमने आपको बताया है पिछली वीडियो में, इसकी पिछली वीडियो में मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग देखेंगे पढ़ाया गया है रिडॉक्स अभिक्रिया, यानी ऐसी क्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं पाई जाती हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस चीज को आपने पढ़ा। तो ये ऑप्शनली क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना है कि कौन अपचयन है और कौन ऑक्सीकरण है, किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इस पे हमें विचार करना है। देखिए लिखा है 2PbO, यहाँ लिखा है 2Pb, इसमें किसका अपचयन हो रहा है? इसमें PbO यानी लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। किस रूप में? Pb के रूप में, यानी लेड के रूप में। और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक, आपसे ऑप्शन में दे दिया रहेगा सीसा अपचयित हो रहा है। क्या इसमें सीसा अपचयित हो रहा है यानी कि लेड अपचयित हो रहा है? तो यहाँ पर अपचयित कौन हो रहा है? लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ठीक है, और यहाँ फिर अगला ऑप्शन बच्चों आपका दिया है कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रहा है, इसमें कार्बन उपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा जाए तो ये रिएक्शन आपका क्या हो गया? उपचयित। क्या होगा? उपचयित। और इसको देखा जाए तो बच्चों ये है अपचयित। क्या है? अपचयित। बात समझिएगा, ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये वाला अपचयित है और ये वाला रिएक्शन बच्चों उपचयित है। तो आपके ऑप्शन में दिया है कि जो लेड है यानी कि जो सीसा है वो क्या हो रहा है? सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ऐसा नहीं, इसमें हो क्या रहा है? लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है बच्चों और कार्बन उपचयित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो ये जो भी ऑप्शन में होगा वो जवाब आपका सही होगा। यानी इसमें आपका जो एनसीईआरटी बुक में जो आपका जवाब होगा बच्चों, उसमें कौन सा हो जाएगा? ए एवं बी। कौन सा? पहले का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए एवं बी। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है असत्य और उसमें दिया है कि लेड का अपचयन हो रहा है, तो लेड का अपचयन नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। फिर लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन नहीं हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है, इसलिए दोनों गलत है। इसलिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए और बी, इसका आंसर सही हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सावधानी से बच्चों क्वेश्चन को समझेंगे तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन को देखिए। लिखा है Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम, ठीक है, 2Al लिखा है, एल्युमिनियम 2Al। अब इससे कुछ क्या बन रहा है? पदार्थ बन रहा है बच्चों। इससे क्या बन रहा है? पदार्थ बन रहा है और ये बता रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, कौन सी अभिक्रिया ये बताना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये बन रहा है क्या? Al2O3 प्लस 2Fe। देखना यह है कि पूछ रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, वियोजन है, विस्थापन है या संयोजन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है।
तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यह जो अभिक्रिया दिखाई दे रहा है वो कौन सी है? यह अभिक्रिया है कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया कौन सी है? विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया कैसे है समझिए। आपको बताया गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी सक्रियता श्रेणी में आपको बताया गया है। इसके पिछले वीडियो में आपको समझाया भी गया है। अगर ये बात ना समझ में आए तो पिछला वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, पहली वीडियो। तो बताया क्या गया है? सक्रियता श्रेणी में बताया गया बच्चों कि जब जो भी सक्रियता श्रेणी में क्या होगा, ऊपर होगा, वह अपने से नीचे वाले को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। जैसे आपको दिखाया गया है पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, इसके बाद क्या, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे जिंक, लेड, ऐसे करके फेरस है, जिंक के बाद फेरस के बाद लेड किया गया यानी पीवी के बाद एच है, उसके बाद सी है। तो बच्चों इस सक्रियता श्रेणी को आप लोग देखे होंगे, आपको समझाया गया है। इसी श्रेणी में आप देखिए एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम जो आप देख रहे हैं वो फेरस से ऊपर है या फेरस से नीचे? ये आपका है फेरस, बताइए फेरस से नीचे है फेरस ऊपर? एल्युमिनियम जो है बच्चों सक्रियता श्रेणी में फेरस से ऊपर होता है, इसलिए एल्युमिनियम फेरस से अधिक सक्रिय है। प्यारे स्टूडेंट, जब एल्युमिनियम फेरस से अधिक सक्रिय होगा तो क्या करेगा? फेरस लवण से एल्युमिनियम फेरस को विस्थापित करेगा। तो यह अभिक्रिया कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। बात को आप लोग ध्यान से समझोगे प्यारे स्टूडेंट, बहुत कुछ जान जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से जो भी प्रश्न होगा आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा, नोट करते जाइएगा, बहुत ही काम वाली चीज है आपके लिए। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखा है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, क्या लिखा है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर लौह चूर्ण बोले तो बच्चों Fe। लौह चूर्ण क्या? Fe यानी लोहे का चूर्ण, ओके। Fe पर क्या कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी बच्चों क्या? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब प्यारे स्टूडेंट क्या होता है? HCl होता है, ओके। कह रहे हैं इस HCl को फेरस में डालने पर क्या होता है ये बताना है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बच्चों क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब, ध्यान से समझिएगा, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को फेरस के चूर्ण पर बच्चों प्रोवाइड किया जाएगा यानी डाला जाएगा, तो प्यारे स्टूडेंट बनेगा क्या? ये फेरस क्या करेगा? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी बोले या सक्रियता श्रेणी बोले बच्चों, सक्रियता श्रेणी में फेरस हाइड्रोजन से क्या है? ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है। तो फेरस जो है हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय है बच्चों, तो हाइड्रोजन को ये क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। तो बच्चों ये बनेगा क्या? फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए जो फेरस होता है इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो बच्चों 2 होती है। क्या होती है? ऐसे समझिए FeCl लगाना है हमको। Fe की ऑक्सीकरण संख्या 2, Cl की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों 1 होती है, बस यही समझिएगा। तो ये संख्या इस पर और ये वाली संख्या इस पर चली जाती है। तो यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट Cl की संख्या कितनी हो जाएगी? 2, यानी कि ये क्या हो गया? FeCl2 हो गया, ओके। अब यहाँ Cl की संख्या 2 है बच्चों और यहाँ 1 है, तो इन दोनों को आपको क्या करना है? संतुलित करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये पूछा है कि क्या बनेगा या क्या होगा। तो बच्चों जब फेरस लौह चूर्ण है, ठीक है, लौह चूर्ण पर जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों, तो फेरस क्लोराइड यानी आयरन क्लोराइड और H2 का निर्माण होगा, यानी हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। हमारे बच्चों आप इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए मेरे स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स, जिससे आपके दोस्तों की भी मदद होगी और आपकी भी कुछ भूमिका बनेगी हमारे प्रति। ऐसे ही प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए, ठीक है। ये वीडियो आपको फ्री में प्रोवाइड की जा रही है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए आगे चलिए। अगला प्रश्न है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? क्या संतुलित
रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, प्रश्न नंबर चौथा आपका है। ये पहला था, ये दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बच्चों, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है। प्यारे स्टूडेंट ये समझिए कि जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की बात होती है वो क्या है, समझिए। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या होता है, बात को गौर समझो। जब अभिकारक, देखिएगा ये अभिक्रिया में ये क्या होता है प्यारे बच्चों, अभिकारक क्या होता है, ये अभिकारक होता है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या होता है बच्चों, उत्पाद होता है, समझिएगा। ये क्या होता है, उत्पाद। अभिक्रिया में अभिकारक के अणु और उत्पाद के अणु, कह लें कि अभिक्रिया का अभिकारक और उसका उत्पाद जब इनमें अणु की संख्या क्या हो या आयनों की संख्या क्या हो, बराबर होती हो, तो यह समीकरण बच्चों क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यह जो आपकी अभिक्रिया दिखाई दे रही है Fe2O3 + 2Al, दैट इज क्या, Al2O3 + 2Fe। तो हमको संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो प्यारे स्टूडेंट, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जितने इधर अवयव हैं, यानी कि जितने अभिकारक में अवयव है बच्चों, उतना ही अवयव उत्पाद में भी हो, तो यह अभिक्रिया संतुलित मानी जाती है। ठीक है, तो यही इसका आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें से कोई भी ले लीजिए, आंसर हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अगली कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, उसे हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं आएगा बच्चों तो आप कमेंट में मुझसे बता दिया करेंगे कि सर नहीं आ रहा है, हम उसको फिर आपको बता देंगे दोबारा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या बनाता है, इसका रासायनिक समीकरण। ठीक है, यानी उसमें लिखा, स्पष्ट रूप से लिखा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बनाता है, उसमें लिखा है। बस आपको क्या करना है, उसी रूप में संतुलित कर देना है। तो बोला नाइट्रोजन, तो बच्चों नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N, और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो भी गैस होंगी, क्या, जो भी बच्चों गैस होंगी, उन गैसों को मेरे प्यारे स्टूडेंट अणु के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जो भी गैस लिया जाएगा उन्हें किस रूप में लिखा जाएगा, अणु। तो बच्चों क्या हो जाएगा, N2 प्लस हाइड्रोजन बोला है तो H2, समझिएगा। इसका आप बोल रहे हैं रिएक्शन कराएंगे, क्या करिए, अमोनिया बनाइए। तो बच्चों अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। क्या होता है, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। अच्छा, अगर आपको ये नहीं भी पता है कि ये अमोनिया का सूत्र क्या होगा या फिर क्यों अमोनिया ही बनेगा, तो इसको आप देखते हैं। यहाँ पर आपको मालूम है कि नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पर देखें, आपको मालूम है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यही दोनों बोल रहा है बच्चों। आप देखिए नाइट्रोजन की जो आंशिक अणु संख्या होती है प्यारे स्टूडेंट, कितना, 3 होती है, और हाइड्रोजन की कितना होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इसकी वाली जो संख्या होगी इधर चली जाएगी और ये वाली संख्या इधर चली जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बनेगा क्या, N कितना होगा, 1, H कितना होगा, 3, तो ये हो गया NH3 हो गया। इस तरह यहाँ पर हमने लिख लिया क्या बच्चों, NH3, ध्यान दीजिएगा। तो अगर इसका 1 होगा तो इसका 3 होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसका 2 है तो इसका 6 होना चाहिए। मैंने क्या कहा, अगर नाइट्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन कितना, 3 है। यहाँ पर नाइट्रोजन अगर 2 है बच्चों तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ओके, एनी डाउट है, नो डाउट। आइए देखते हैं, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, तो इसमें क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, हो गया। तो यहाँ भी हाइड्रोजन 6 है, तो 3 गुना 6 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया। इसी तरीके से आपको सवालों का जवाब देते रहना है, एकदम आराम से लगाइए, एकदम सही से आपको सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। चलिए इसी कड़ी में इसका एक सवाल और आपको बता देते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए और आप लगा सकें। आइए, लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन।
क्या लिखा है दूसरा, हाइड्रोजन सल्फाइड का वायु में दहन करने से, वायु में दहन करने से जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। लिखा है क्या, इसका जब क्या किया जाएगा, वायु में दहन किया जाएगा तो जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। आइए, जल का बच्चों फार्मूला होता है क्या, H2O प्लस सल्फर डाई का फार्मूला होता है क्या, SO2। तो अब ये देखा जाए कि इसमें कितने कितने से मल्टीप्लाई करें, तो ये H2 तो यहाँ ठीक है, सल्फर भी ठीक है, ऑक्सीजन को देखा जाए यहाँ 6 है, तो वहां पर आपका बच्चों कितना है, तो ये है। तो क्या किया जाए, अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करते और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करते तो ये कितना हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 हो गया, तो बच्चों यहाँ 4 में करके कर लिया जाए 2, तो ये भी हो जाएगा 2, तो 2H2 यहाँ हो गया और ये हो गया 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2SO2। ठीक है, इस तरीके से ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया आपका, संतुलित हो गया। बच्चों आपको क्या देखना है, ये जो रासायनिक समीकरण है यानी जो अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है और जो उत्पाद है, इसमें आपको ये देखना है कि दोनों तरफ के जो अणु हैं ये बराबर हैं या नहीं। देखिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपका कितना है बच्चों, 4, तो यहाँ भी हाइड्रोजन आपका 4 हो गया। ठीक, यहाँ पर सल्फर की संख्या जाए 2, तो यहाँ भी सल्फर की संख्या आपकी क्या हो गई, 2। देखिए, यहाँ आपका ऑक्सीजन कितना है, 6, तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 4, यानी कि हो गया 6, यानी ये समीकरण आपका क्या है बच्चों,